हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं विशाल कुमार आपके सामने। इस बार हम आपको क्रेब साइकिल यानी कि टीसीए के बारे में बताएंगे, ओके। और साथ ही साथ लिंक रिएक्शन के बारे में भी हम बातें करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्रेब साइकिल देखनी है कि क्रेब साइकिल आखिर क्या होती है, ओके। तो मैंने आपको इसके पहले मैंने बताया था क्या, क्रेब साइकिल के पहले मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, है ना, कि मैंने बताया था क्रेब साइकिल के पहले आपको ग्लाइकोलाइसिस बताया होगा। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था कि वहाँ पर 8 ATP बने थे, यानी कि 2 ATP और कितना आपको रिड्यूसिंग पावर बन करके तैयार हुए थे। आपको मैं फिर से आपको बता दूं, 2 NADH2 बने थे, ओके। वहाँ पर नेट जो था यानी कि 2 ATP 2 NADH2 इजक्वल टू आपको 8 ATP थे। कितने ATP? 8 ATP आपको ग्लाइकोलाइसिस में बन चुके थे। तो ग्लाइकोलाइसिस में बन चुके थे। अब क्या होगा कि वहाँ पर 8 ATP ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक बनने में 8 ATP बना। अब ये 8 ATP बना, उसके बाद तब भी आपको पायरुविक एसिड का पूर्ण रूप से आपको ब्रोकन नहीं हुआ, पूर्ण रूप से आपको एनर्जी नहीं बना उससे, और भी उससे एनर्जी मिल सकती है। तो अब क्या होगा कि वो साइटोप्लाज्मा में आपको प्रोसेस हो रहा था, इसीलिए साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कर रहे थे ग्लाइकोलाइसिस को, है ना। अब जो है क्या होगा कि देखनी है, अब क्या होगा कि ये जो क्रेब साइकिल है, ओके, मैं जो क्रेब साइकिल मैं बता रहा हूँ, ये क्रेब साइकिल और ट्राइकार्बोलिक एसिड साइकिल कहाँ पर चलेगी? जो साइटोप्लाज्म चल रहा था वहाँ से क्या होंगे, एक प्रोटीन क्या करेगा, पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में भेजेगा। तब वहाँ पर क्या होगा, लिंक रिएक्शन होगा। लिंक रिएक्शन होगा तो सबसे प्रथम देखनी है कि लिंक रिएक्शन आपको क्रेब साइकिल और लिंक रिएक्शन दोनों का दोनों मैट्रिक्स में ही होता है। किसके मैट्रिक्स में? आपको माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब समझते हो, जैसे कि सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसी तरीके से आपको मैट्रिक्स होता है। तो चलो हम लोग बात करते हैं क्रेब साइकिल के बारे में, बात करते हैं ट्राइकार्बोलिक एसिड साइकिल के बारे में बात करते हैं। यह जो है कंटेंट जो है ट्रूमेंस बुक के द्वारा लिया गया है। 11th क्लास का बुक है, काफ़ी अच्छी बुक होती है, मेडिकल का सबसे एडवांस बुक होती है ना, सबसे अच्छी बुक होती है, जानी जाती है। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो क्रेब साइकिल, तो क्रेब साइकिल का जो डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा? तो हैंस क्रेब ने किया था। कौन किए थे? हैंस क्रेब ने। आपको ये जो वर्क जो है 1937 और 1940 में चली थी, और जो मैं बात करूँ तो इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। नोबेल प्राइज़ जो है 1954 में दिया गया था। उसके बाद मैंने बताया ही था कि क्रेब साइकिल जो है आपको कहाँ होती है। क्रेब साइकिल आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स होते हैं उसके भीतर ना, इनसाइड मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अब है बात करते हैं कि क्रेब साइकिल को और किस किस नाम से पुकारा जाता है। ओके, एक क्रेब साइकिल होता है एनिमल में होता है, स्क्रिटरी सिस्टम में पढ़ोगे, है ना। अमोनिया से जब यूरिया बनता है तो वहाँ पर क्रेब साइकिल होता है। ये क्रेब साइकिल है, ओके। क्रेब साइकिल में आपको क्या होता है कि आपको जो आपको एसिटाइल कोएंजाइम है उसका पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है आपको, ठीक है। लेकिन उसके पहले भी लिंक रिएक्शन होता है जो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में। तो सबसे पहले हम लोग लिंक रिएक्शन पढ़ते चलेंगे, क्योंकि हम लोग आपको पायरुवेट तक आ चुके थे। तो पायरुवेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो आपको एसिटाइल कोएंजाइम में चेंजिंग, उसके बाद जो भी रिड्यूसिंग पावर, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। एक बात और मैं बता दूं, ग्लाइकोलाइसिस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनी थी, लेकिन अब जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, है ना। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, इसीलिए क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस का ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। तो सबसे पहले आप जाने, और बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं कि क्रेब साइकिल को आखिर और किस किस नाम से जाना जाता है। तो क्रेब साइकिल को हम लोग क्रेब साइकिल कहते ही हैं, ट्राइकार्बोलिक एसिड साइकिल कहते हैं, तो शॉर्ट में कह सकते हो TCA साइकिल भी कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं? TCA साइकिल भी कह सकते हैं। तो ट्राइकार्बोलिक एसिड साइकिल को ही हम लोग क्या कहते हैं? ट्राई C4 कार्बोलिक IA4 एसिड साइकिल, ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राइकार्बोलिक एसिड साइकिल के नाम से हम लोग क्रेब साइकिल को जानते हैं। दूसरा जो है, इसमें क्या होता है कि आपको सिट्रिक एसिड का निर्माण होता है सबसे पहले, ओके। इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। सबसे पहले सिट्रिक एसिड का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस होगा जनरली, तो हम लोग जानेंगे कि इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं, ओके। तो अब आगे की और बात करते हैं।
तो सिट्रिक एसिड साइकिल 6 कार्बन का होता है ना। तो ट्राइकार्बोनिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोनिक का मतलब इसमें तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। ओके, अब देखते हैं हाँ, अब क्यों कहते हैं ट्राइकार्बोनिक एसिड साइकिल, क्योंकि सिट्रिक एसिड में ऐसा होता है और यह इनिशियल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि पहले सिंथेसिस होता है ना। अब क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है, बहुत सारे साइक्लिक डिग्रेडेशन प्रोसेस होते हैं, है ना। तब जाकर के आपको क्या होते हैं, एक्टिवेटेड बाय एसीटेट डेराइव्ड फ्रॉम पायरुवेट। पायरुवेट से आपको क्या बनते हैं, एसीटेट बनते हैं, है ना। तो पायरुवेट से आपको क्या बनते हैं, आपको एसीटेट बनते हैं, एसीटेट के रूप में क्या बनते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में बनते हैं। अब सर्वप्रथम देखना है कि पायरुवेट का आगे क्या होता है। तो अब हमें जाननी है ऑक्सीडेशन ऑफ, क्या जाननी है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम हम लोग को अब पढ़नी है। चलो रेड कलर ले लेते हैं, है ना। अब हमें ध्यान देनी है, समझनी है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम, यानी कि पायरुवेट से हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज करेंगे ऑक्सीडेशन के सहारे। तो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। तो देखो यहाँ पर पायरुवेट को चेंज करने में आपको जो एंजाइम आएगी, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज होगा। ओके, तो यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज है, तो यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा होगा। ओके, और यहाँ पर मैग्नीशियम आयन जरूर आएगी। हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में देख रहे थे कि मैग्नीशियम आयन काफ़ी जगह पर आ रही थी। कोएंजाइम भी होंगे, कोएंजाइम के रूप में कोएंजाइम SH होंगे, है ना। NAD आपको क्या होगा, NAD ऑक्सीडाइज होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको NADH बन जाएंगे। क्या बनेगा आपको देखना है, ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। तो आपको पायरुविक एसिड जो आपका कितना कार्बन का था प्रोडक्ट, आप लोग जानते हो, बताओ, 3 कार्बन का प्रोडक्ट था। अब ये 3 कार्बन का प्रोडक्ट था, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड बन करके निकल जाएगा। तो एक कार्बन तो निकल गया। तो अब जो है 3 कार्बन का प्रोडक्ट था, तो अब ये जो प्रोडक्ट बना होगा ये कितना कार्बन का बनेगा, 3 में से एक कार्बन घटा देंगे, तो यानी कि ये कितना कार्बन का प्रोडक्ट बना होगा, ये आपको 2 कार्बन का प्रोडक्ट बना होगा। ओके, तो इस तरीके से 2 कार्बन का प्रोडक्ट बना होगा। और यानी कि कितने कार्बन का प्रोडक्ट, C जो है G जैसा हो गया, है ना। तो 2 कार्बन का प्रोडक्ट बना। अब ये NAD है, जैसे ही ऑक्सीडाइज हुआ, ओके, तो ये रिड्यूसिंग पावर बना दिया आपको NADH और H, यानी कि NADH2 बना दिया। तो ये जो है, आप लोग जानते हो कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने पायरुवेट बनते हैं बाबू, तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुवेट बनते हैं, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम, यानी कि ये जो होगा ऐसा आपको 2 पायरुवेट रहेगा, तो आपको 2 टाइम्स होगा, यानी कि 2 टाइम्स होगा पूरा का पूरा 2 पायरुवेट, तो यानी कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, 2 NADH बनेंगे और 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, किससे, 2 पायरुवेट से, 2 NAD से, 2 कोएंजाइम यहाँ पर आएंगे। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं थियोरिटिकली हम लोग चलते हैं। तो पायरुवेट जैसे ही माइटोकॉन्ड्रियम इंटर करता है, आपको दिया हुआ पायरुवेट जैसे ही माइटोकॉन्ड्रियम इंटर करता है, तो उसको इंटर कराने के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है ना, दिया गया है। उसमें क्या होती है, अब माइटोकॉन्ड्रियम जैसे ही होता है तो वहाँ पर एक प्रोसेस चलती है, उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के नाम से जाना जाता है, जिसके सहारे कहाँ वहाँ पर क्या बनती है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और आपका रिड्यूसिंग पावर के रूप में NADH2 बनती है। 2 आपको इरेज हो चुका है, मिटा हुआ है ना। द प्रोडक्ट कंबाइंस विथ सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम, यहाँ पर सल्फर कोएंजाइम में आपको क्या होता है, कोएंजाइम में आप पढ़ोगे तो यहाँ पर कोएंजाइम में आपको कोएंजाइम SH होते हैं, क्या होते हैं, कोएंजाइम SH आपको होता है, हमेशा जानना है। ओके, तो ये होते हैं, ये बात है। तो आगे की ओर हमें चलनी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें जाननी है कि अब यहाँ पर जो है, जैसे कि एंजाइम और क्या क्या, जैसे मैंने यहाँ तक बताया कि यहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती है, तब ये जा कर के ये जो प्रोडक्ट बनती है CO2 NADH2। अब जो है ये जो प्रोडक्ट है कंबाइन करते हैं, तो सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम के साथ आपको क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं, कौन, पायरुवेट करते हैं कोएंजाइम के साथ और NAD के साथ, तब जा कर के आपको क्या बनता है, एसिटाइल बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, कोएंजाइम उससे जुड़ जाते हैं, एसीटेट से जुड़ जाते हैं, तो आपको एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है। और ये
तभी इसे क्या कहा जाता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एसिटाइल कोएंजाइम को ही, आपको एसिटाइल कोएंजाइम को ही क्या कहा जाता है, एक्टिवेटेड एसीटेट के नाम से जानते हैं। तो हम लोग बेहतर तरीके से जान रहे हैं कि ये कहा जाता है। अब जो है ये जो रिएक्शंस जो है ये किसके प्रेजेंस में होता है, किसके अकरेंस में होता है, जो हमें जाननी है, यानी कि किसकी उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होंगे, यहाँ पर एंजाइम कॉम्प्लेक्स कौन है भाई, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है। तो यहाँ पर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि पायरुवेट को आपका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीई का मतलब जानते हो रिमूवल होता है, कार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बोक्सी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के कारण। ओके, तो यहाँ पर मेड ऑफ डीकार्बोक्सिलेज है ना, मेड अप ऑफ डीकार्बोक्सिलेज लिपोइक एसिड, एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज का बना होगा यहाँ पर। हाँ, तो देखो डिहाइड्रोजिनेज है। अब है यहाँ पर लिपोइक एसिड भी आएंगे, तो लिपोइक एसिड आपको नहीं दिया है, तो यहाँ पर चलना है कि लिपोइक एसिड भी रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हमें चलनी है। तो लिपोइक एसिड भी ट्रांस एसिटाइलेज एक एंजाइम होती है, मैग्नीशियम आयन दिया हुआ है। तो यह जो स्टेप है क्या कहलाएगी, आपको लिंक रिएक्शन कहलाएगी, है ना। लिंक रिएक्शन को ही इंटरमीडिएट रिएक्शंस भी कहा जाता है, ट्रांजिशन रिएक्शन भी कहा जाता है, इसे गेटवे रिएक्शंस भी कहा जाता है। हाँ, तो इस तरीके से आपको ट्रांजिशन रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन, लिंक रिएक्शन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी सिंपल रहेगा। ओके, तो ये ग्लाइकोलाइसिस के, तो जो ये क्या करता है, अब ये जो है ये जो होता है ना लिंक रिएक्शन, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को और किसको, ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल को जोड़ता है ना। तो ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल को क्या करता है, जोड़ता है, दोनों को क्या करता है। इसीलिए आपको ये क्रेब साइकिल है, मान लीजिए कि ये क्रेब साइकिल है, तो ये क्रेब साइकिल को क्या करता है, जोड़ता है। तो बीच में जो चलता है ना यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पर जो चलेगा, दोनों के बीच में जो यहाँ पर जो चलेगा है ना, ये यहाँ पर, तो इस साइड पर ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या चलेगा, लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब साइकिल। तो इसीलिए आपको इसको क्या कहा जाता है, लिंक रिएक्शन कहा जाता है, ट्रांजिशन रिएक्शंस कही जाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया, है ना। तो आउटलाइन से मैंने समझा दिया, काफ़ी समझा दिया है ना लिंक रिएक्शन में। तो इस तरीके से ये आप लोग बेहतर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। डैट इज़ क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो डैट इज़ आपका रिएक्शंस है लिंक रिएक्शंस का, तब पायरुवेट आपको किस में, एसिटाइल कोएंजाइम में इंटरचेंज हो गया। ओके, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है। तो यहाँ पर देखो कि लिंक रिएक्शन में आखिर कितने रिड्यूसिंग पावर बने, 2 रिड्यूसिंग पावर बनेगा और 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। ओके, हमेशा ध्यान देने वाली बात है। और हाँ, यहाँ पर एटीपी नहीं बनेगा। चलो अब जनरली आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब एक एसिटाइल कोएंजाइम का फंक्शंस क्या होता है। तो ये क्या करता है, सबस्ट्रेट इंट्रांट के रूप में वर्क करता है। सबस्ट्रेट इंट्रांट मतलब समझते हो, तो इंट्रांट मतलब होता है इंक्लूड होता है, मतलब किस इंक्लूड, ये सबस्ट्रेट को शामिल करने वाला के रूप में एक तरीके से जानता है, क्योंकि ये क्रेब साइकिल का सबस्ट्रेट के रूप में एक्ट करता है। इसीलिए तो क्या कहते हैं, कनेक्टिव लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ओके, तो इसे क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक के नाम से जानते हैं। अब जो है, अब हम लोग इंटर करते हैं क्रेब साइकिल। अब यहाँ पर मज़ेदार बात है कि क्रेब साइकिल में जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा क्रेब साइकिल का, जो 4 कार्बन का बना होगा, उसे क्या कहेंगे, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो है पहले से आपको क्रेब साइकिल के द्वारा बना होगा, तो वो ऑक्जेलो एसीटेट कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा, ऑक्जेलो एसीटेट। और ये 2 कार्बन का जो बना था एसिटाइल कोएंजाइम, उसके साथ मिल करके क्या बना देगा, आपको क्या बना देगा, ये दोनों मिल करके आपको सिट्रिक एसिड बना देगा। ओके, जब ये दोनों सिट्रिक एसिड, क्रेब्स एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्जेलो एसीटेट दोनों मिल करके क्या बना देगा, सिट्रिक एसिड बना देगा। डेट इज
कितना अच्छा है कि सिट्रिक एसिड बना दिया दोनों मिल करके। इसीलिए इसे इस साइकिल को क्या कहा जाता है? तो आपको सिट्रिक एसिड बना दिया जाएगा। ओके, तो ऑक्जेलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम के मिलने से क्या बन जाएगा? आपको सिट्रिक एसिड बन जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी सारे क्या आएंगे? यहाँ पर काफ़ी सारे आपको जो इंजाइम हैं आपको वर्क करेंगे, है ना। ठीक है, तो इंजाइम की मदद से होगा, ऐसा प्रोसेस होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग को पेज दूसरी में आते हैं। तो ये जो रहा आपका क्या रहा? डैट इज़ ये पूरा का पूरा रहा आपका क्रेब्स साइकिल रहा। तो चलिए क्रेब्स साइकिल में हम लोग बढ़ते हैं। तो ये जो है आपका पायरुविक एसिड है। क्या है? आपका पायरुविक एसिड है। ओके, चलिए इसे ऊपर कर लेते हैं। तो ये आपका पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बना। देख रहे हो ये कितना कार्बन का है? 2 कार्बन का है। वहाँ पर क्या हुआ था कि NADH2 में इंटरचेंज हो गया था। दो आपको दो पायरुविक एसिड से दो पायरुविक एसिड से जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम बना, है ना, तो आपको क्या हुआ यहाँ पर? तो ये तो भी कितना बनेगा? आपको 2 NADH2 बनना है। ओके, और कितना? 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो और यहाँ पर जो सिट्रेट सिंथेटेज से आपको जो निकला था आपको कोएंजाइम, यही कोएंजाइम यहाँ पर क्या होगा? फिर से वो पायरुविक एसिड के साथ हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मैनेज हो जाएगा। तो मैनेज हो जाएगा इस प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस में ये क्या हो जाएगा? डैट इज़ मैनेज हो जाएगा कोएंजाइम। तब जाकर के एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएगा। तो एक्टिवेटेड एसिटाइल के फॉर्म में होगा। ये कितना कंटेंट, ये कितना कार्बन का होगा? तो ये कितना कार्बन का होगा? दैट इज 2 कार्बन का प्रोडक्ट होगा। दैट इज 2 कार्बन का प्रोडक्ट है। तो ये लिंक रिएक्शन है किसके किसके प्रेजेंट में? पायरुविक डिहाइड्रोजनेट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, जिसमें ये सारे आपको पाए जाएंगे। इसके बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब क्रेब साइकिल में इंटर करते हैं। ये आपका पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा क्रेब साइकिल है। ये पूरा का पूरा, तो यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा इस तरीके से नीचे की ओर आइए। तो इस तरीके से ये चल रहा है ना। और एक बात और है कि देखने वाली गौर करो बात। तो यहाँ पर देखो ये आपको रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, यहाँ पर देखो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये जो है आपको यहाँ पर देखो रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल 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 यानी कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों हैं। यहाँ पर तो देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो चलो, हमने बताया था कि एसिटाइल कोएंजाइम, तो अब जनरली हम लोग जानते हैं कि अब क्या होता है क्रेब साइकिल में। तो क्रेब साइकिल को हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। तो क्रेब साइकिल में हम लोग को जानना है। तो क्रेब साइकिल में क्या होता है? ऑक्जेलो एसीटेट है बाबू, है ही ऑक्जेलो एसीटेट। तो ये ऑक्जेलो एसीटेट कितना कितना कार्बन का है? ये जो है आपका 4 कार्बन का है। कितना कार्बन का है? 4 कार्बन का है। ये जो है 4 कार्बन का है प्रोडक्ट है। ये जो है आपका 2 कार्बन का प्रोडक्ट है। ये जो है आपको इस तरीके से दोनों मिल करके आपको हम लोग मैं अच्छा तरीक़ा से समझाना चाहता हूँ, आप लोग भी अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना। ये एसिटाइल कोएंजाइम, ये ऑक्जेलो एसीटेट आपको दोनों मिल करके क्या बना देगा? आपका डैट इज़ ये बना देगा। ओके, कलर चूज नहीं हुई क्या, है ना। तो ये आपका सिट्रेट बना देगा। इस तरीके से जब सिट्रेट 2 कार्बन और ये 4 कार्बन के मिलने से आपको क्या बन जाएंगे? ये जो था आपका कितना कार्बन था? मैंने बताया था 4 कार्बन था। तो 4 कार्बन और 2 कार्बन के मिलने से आपको क्या बन जाएगा? 6 कार्बन बन जाएगा। तो 6 कार्बन के रूप में क्या बन गया? सिट्रेट बन गया। किसके प्रेजेंस में? यहाँ पर इंजाइम था सिट्रेट सिंथेटेज। तो सिट्रेट सिंथेटेज इंजाइम के प्रेजेंट में आपका क्या बन गया? डैट इज
दैट इज आपका क्या बन गया, सिट्रेट बन गया। और यहाँ पर वाटर यूज हुआ, तो वाटर जब भी यूज होगा तो हम लोग हाइड्रेशन कहेंगे, और वाटर जब भी बाहर निकलेगा तो डिहाइड्रेशन कहेंगे। जैसे देखो कहीं पर बाहर निकल रहा है वाटर, देखो यहाँ पर वाटर निकल रहा है ना, तो ये हुआ डिहाइड्रेशन प्रोसेस। और ये जो हुआ प्रोसेस, यहाँ पर वाटर यूज हो रहा है ना, तो वाटर यहाँ पर यूज हो रहा है तो हाइड्रेशन प्रोसेस कहेंगे। तो यहाँ कंडेंसेशन होता है, क्या होता है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन प्रोसेस ये कहलाएगा। ओके, तो सिट्रेट एसिटाइल को एंजाइम ऑक्जेलो एसिटेट दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, सिट्रेट। ये ऑक्जेलो एसिटेट का क्रेब्स साइकिल में चल रहा था तब प्रोडक्ट बना था, है ना। बताएंगे कि ये कैसे बना प्रोडक्ट। तो पहले से बना हुआ है क्रेब्स साइकिल में, और एसिटाइल को एंजाइम दोनों मिल करके सिट्रेट बनाएंगे। ओके, तो इस तरीके से दो सिट्रेट बनाएंगे, एक साइकिल चलेगा तो एक सिट्रेट। ओके, तो एक ही क्रेब्स साइकिल में चल रहे हैं। मान लेते हैं कि एक ही आपका एसिटाइल को एंजाइम है, दो एसिटाइल को एंजाइम बना ना, तो एक एसिटाइल को एंजाइम एक ऑक्जेलो एसिटेट से मिलकर के एक सिट्रेट बनेगा। तो अगर दो एसिटाइल को एंजाइम रहेगा तो दो ऑक्जेलो एसिटेट से मिलकर के दो सिट्रेट बनेगा। वेरी सिंपल। तो हम लोग एक साइकिल को दो साइकिल मान करके चलेंगे, है ना। तो सिंपली एक साइकिल को लेकर के पहले चलते हैं। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, केयर करते हैं। तो यहाँ पर है सिट्रेट से सिस एकोनिटेज अगले फेज में आपको बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं कि जैसे बनेगा सिट्रेट से, ये सिट्रेट 6 कार्बन का प्रोडक्ट है। ओके, तो अगला बार आपको इससे क्या बनेगा, सिस एकोनिटेट बनेगा। सिस एकोनिटेट बनेगा। यहाँ पर जो इंजाइम जो आएंगे आपको इसके लिए सिस एकोनिटेट को आपको बनाने में यहाँ पर जो इंजाइम आते हैं इसे क्या कहा जाता है, एकोनिटेज कहा जाता है। और जनरली ये है इंजाइम दो जगह आती है, सिट्रेट से सिस एकोनिटेट बनाने में और सिस एकोनेट से आइसोसिट्रेट बनाने में। ओके, तो एकोनिटेज आती है, फेरस आपको ये आपको डेट इज के प्रेजेंस में एक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है सिर्फ अंतर है कि दोनों जगह पर क्या होती है, यहाँ पर वाटर का डिहाइड्रेशन होता है, यहाँ पर वाटर का हाइड्रेशन होता है। ओके, आइसोसिट्रेट बनाने में वाटर का क्या होता है, डेट इज हाइड्रेशन होता है, जबकि आपको सिस एकोनेटेट बनाने में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ओके, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा। लेकिन जो ये भी 6 कार्बन का प्रोडक्ट था, सिट्रेट भी, ये भी कितना कार्बन का प्रोडक्ट रहेगा, ये भी 6 कार्बन का ही प्रोडक्ट रहेगा। ओके, ये भी 6 कार्बन का ही प्रोडक्ट है ना। तो डेट इज इस तरीके से आपका अब समझिए कि आइसोसिट्रेट बन गया। ओके, तो आइसोसिट्रेट बन गया। तो अब हमें जाननी है एक बात और, क्रेब्स साइकिल जो है 10 स्टेप प्रोसेस होती है। क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लिंक रिएक्शन में भी बनती थी। ओके, तो थोड़ी सी हमें ध्यान देने वाली बात है कि क्या होता है आखिर क्रेब्स साइकिल में। तो यहाँ पर देखो कि इस प्रोसेस में जो है जनरली क्रेब्स साइकिल प्रोसेस में आपको 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन होता है। कितना बार कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, 2 टाइम्स। जबकि आपको ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है कितना बार होता है, 4 टाइम्स होता है। कितना बार, 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन जब जब भी होगा तो समझना कि वहाँ पर वाटर रिमूव हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। ओके, और ये कितना स्टेप प्रोसेस होता है, क्रेब्स साइकिल 10 स्टेप प्रोसेस होता है। ओके, कंपोनेंट ऑफ 10 स्टेप्ड क्रेब्स साइकिल, है ना। तो इस तरीके से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कंटेंट में। तो चलिए हम लोग बढ़ रहे थे, ऊपर में हम लोग यहाँ पर थे, आइसोसिट्रेट तक मैंने बना दिया था। अब देखिए आइसोसिट्रेट से आगे जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, ये क्या आ गया, तो आइसोसिट्रेट से अब क्या होगा आगे। तो आइसोसिट्रेट से अब ऑक्जेलो सक्नेट बनेगा, क्योंकि आइसोसिट्रेट भी अब जो है अब कितने कार्बन का है, हम लोग जानते हैं कि ये भी 6 कार्बन का है। अब ये भी 6 कार्बन का, 6 कार्बन से 6 कार्बन चेंजिंग होगा। बस क्या होगा कि आइसोसिट्रेट से जैसे ही ऑक्जेलो एसिटेट बनेगा तो वहाँ पर रिड्यूसिंग पावर का जनरेशन होता है। ओके, आपको इसके लिए आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलो सक्नेट में चेंज करने में एक स्पेसिफिक आपको एंजाइम आएगा जिससे क्या कहा जाएगा, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज कहा जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। अब जहाँ जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पर तो आप जानते ही हो, जहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी।
ओके, तो इस तरीके से ये सबसे पहला जो है यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर होना, क्रेब्स साइकिल में सबसे पहला NaDH2 बन करके आपका क्या हुआ, जनरली तैयार हुआ। ओके, तो हम लोग को देखनी है, इसके पहले तो देखो NaDH2 कहीं पर भी नहीं बन रही है। ओके, और जो है देखिए कितना वाटर यूज हुआ, एक वाटर यूज हो चुका है अभी तक, दूसरा वाटर यूज हो चुका, और 2 वाटर यूज हुआ तो एक बाहर हो गया, तो नेट प्रोडक्ट क्या हुआ, 2 अभी तक एक वाटर हम लोग देख रहे हैं यूज हुआ। तो इस तरीके से आगे चलते हैं, ऑक्जेलोसक्नेट से हम लोग अल्फा कीटा ग्लूटरेट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो जनरली देखो तो ऑक्जेलोसक्नेट कितना कार्बन का प्रोडक्ट है, ये आपका 6 कार्बन का प्रोडक्ट है। ओके, कितना कार्बन का प्रोडक्ट है, 6 कार्बन का प्रोडक्ट है। ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट कितना कार्बन का प्रोडक्ट है, 5 कार्बन का प्रोडक्ट है। ओके, 5 कार्बन का ये प्रोडक्ट है। अब जब ये 6 कार्बन से 5 कार्बन में चला गया तो आखिर एक कार्बन का क्या हुआ, तो एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल गया। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकला। और दूसरी बात है, ये जो प्रोडक्ट था ऑक्जेलोसक्नेट जो बना हुआ था, ये आपको अनस्टेबल था। क्या था, अनस्टेबल था। ओके, तो इस तरीके से अनस्टेबल था, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जब निकलेगी तो यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ होगा, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुई होगी। क्या हुआ होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुई होगी। तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुआ है। ओके, तो इस तरीके से डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हम लोग रेड कलर में चेंज कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, अब बन करके तैयार हो गया अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अब अल्फा कीटो ग्लूटरेट से क्या होगा, अब सकिनाइल कोएंजाइम बनेगी। अगले चरण में सकिनाइल कोएंजाइम कैसे बनेगी, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना, ध्यान से देखने योग्य बातें। तो ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट है। अल्फा कीटो ग्लूटरेट आपको देखो कितने कार्बन का प्रोडक्ट था, 5 कार्बन का प्रोडक्ट था, है ना। अब इससे सकिनाइल कोएंजाइम बनेगा, और कोएंजाइम जब बनेगा तो कोएंजाइम आपको जुड़ेगा भी इसमें। ओके, तो कोएंजाइम कौन सा, कोएंजाइम ASH आता है। ओके, और अल्फा कीटो ग्लूटरेट को जब सकिनाइल कोएंजाइम में इंटरचेंज की जाती है तो आपको डैट इज इसे इंटरचेंज करने में कौन सा आपको डैट इज एंजाइम आएगा, तो अल्फा कीटा ग्लूटरेट आपको डिहाइड्रोजनेज आपको कॉम्प्लेक्स आएंगे। ओके, ये मैग्नीशियम, TPP, लिपोइक एसिड, आपको ये सब जेन्स में होगा, है ना, डैट इज यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये सब जनरली जितने भी हैं ये आपको इसे बदलने में आपको मदद करेंगे। ओके, अब जो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर बना, तो यहाँ पर जो बना है डैट इज NaDH2 बना, यहाँ पर जो आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, तो ये जनरली है। ओके, ये भी कितना टाइम्स होगा, ये 2 टाइम्स होगा। पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल आपको 2 एसिटाइल कोएंजाइम से बन रहा है, तो पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल जो है कितने बार चलेगा, 2 बार चलेगा। जो दिखाया हुआ है इससे रिलेटेड ये नहीं है टर्म। ओके, तो ये नहीं समझनी है, तो ये 2 बार साइकिल रन करेगी, है ना। 2 एसिटाइल कोएंजाइम को से आपको जितना भी है क्रेब्स साइकिल से जब गुजरेगा तो आपको 2 बार आपको घूमेगा। एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए 1 बार आपको पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल घूमेगा। ओके, चलिए अब सकिनाइल कोएंजाइम कितना कार्बन का प्रोडक्ट है, 5 कार्बन से जैसे ही 4 कार्बन प्रोडक्ट के रूप में सकिनाइल कोएंजाइम बना था, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल हुआ था तभी ना इसमें इंटरचेंज हुआ था। प्रत्येक का अपना अपना क्या होगा, आपको स्ट्रक्चर होगा, ये जाननी है। चलिए हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कलर चेंज करेंगे तो काफ़ी आसानी इनसे पता चलेगा। ओके, तो अब यहाँ पर है ये जो आपका सकिनाइल कोएंजाइम है, ये भी 4 कार्बन का प्रोडक्ट है, ये भी अब 4 कार्बन का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस होगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होगा। तो यहाँ पर देखो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किस रूप में आएंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट H3PO4 इनऑर्गेनिक के रूप में आता ही है, आप लोग जानते ही हो। ATP आपको बन करके तैयार होगा। ओके, तो एक क्रेब साइकिल में कितने ATP बने, जनरेट हुए यहाँ पर। तो अब तक देखो एक NaDH तो पहले बन चुके हैं, एक यहाँ NaDH2 बना, और एक NaDH2 इस साइकिल में और बनेंगे। और
यहाँ पर एक ATP बनेंगे। तो सकनाइल कोएंजाइम को 4 कार्बन का जो प्रोडक्ट था सकनेट में चेंज करने में ADP और इनर्जिक फॉस्फेट और सकनाइल सिंथेटेज के कारण ये किस में इंटरचेंज हो गया, सकनेट में, और ATP बना दिया। ओके, अब जो यहाँ से कोएंजाइम से जैसे ही सकनाइल कोएंजाइम से जैसे ही सकनेट बना तो इसका जो कोएंजाइम था ये आपको बाहर निकल गया। ओके, तो ये कोएंजाइम बाहर निकल गया और फिर से यही कोएंजाइम जो है अगले क्रेब साइकिल पर फिर से अल्फा केटा ग्लूटारेट से सकनाइल को एंजाइम में चेंज करने में आपको भाग ले लेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे। आगे की और बात है, आगे की और हम लोग समझते हैं, कोशिश करते हैं क्रेब साइकिल में। तो अब है सकनेट से आपको फ्यूमरेट बनाने में। सकनेट से क्या बनाना है, फ्यूमरेट बनाना है। तो सकनेट से फ्यूमरेट बनाना है तो सकनेट आपको देखिए बाबू कितना कार्बन का है, 4 कार्बन का है। ओके, अब यहाँ पर भी देखनी आगे बढ़नी है, फ्यूमरेट भी कितना है, 4 कार्बन का प्रोडक्ट है। कितना कार्बन का प्रोडक्ट है, दैट इज 4 कार्बन का प्रोडक्ट है। तो दैट इज फ्यूमरेट भी आपको ये क्या हो रहा है, काफ़ी ऊपर है, चलिए इस तरीके से ऐसे कर लेते हैं। ओके, तो आइए सकनेट से अब आपको क्या बनना है। सकनेट जो है आपका कितना कार्बन का है, 4 कार्बन का है। अब फ्यूमरेट बनेगा तो इसके लिए जो एंजाइम आएगा सकनेट डिहाइड्रोजिनेज आएगा। ओके, तो सकनेट डिहाइड्रोजिनेज आएगा और यहाँ पर सकनेट को जब फ्यूमरेट में इंटरचेंज होगा तो सकनेट और एक फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है ना आएंगे और एंजाइम के साथ ये किस में इंटरचेंज कर देगा, एक रिड्यूसिंग पावर के फॉर्म में FADH2 बना देगा। और एक FADH2 आप जानते हो, एक FADH2 कितने ATP के बराबर होता है, सोचो सोचो, तो सोचो मैं लिखता हूँ। तो एक NADH2 जो रिड्यूसिंग पावर है आपको कितने ATP के बराबर होते हैं, तो ये जो जनरली है आपको कितने ATP के बराबर होते हैं, 2 ATP के बराबर होते हैं। कितने, 2 ATP। एक NADH2 कितने ATP के बराबर होते हैं, एक NADH2 आपको ये जो रिड्यूसिंग पावर है ये जो है आपको 3 ATP के बराबर होते हैं। ओके, तो ये हमेशा आपको याद कर लेने वाली योग्य बातें हैं। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसे याद कर लोगे। ओके, तो इस तरीके से ये है। अब यहाँ पर तो क्या बना है, FADH2 बना है, ये ATS में जाएगा तब FADH2 एक FADH2 से 2 ATP बन जाएगा। ओके, कोई भी रिड्यूसिंग पावर आपको मेनली डायरेक्टली ATP में कहाँ पर कन्वर्ट होते हैं, ETS में होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है तब ये चेंज होते हैं। ओके, अब हमें बात करनी है डैट इज फ्यूमरेट से मैलेट बनाना है। तो फ्यूमरेट से मैलेट बनाने में प्रोसेस में आखिर क्या होगा, तो फ्यूमरेट भी आपको ये भी फ्यूमरेट भी कितने कार्बन का है जी, ये भी फ्यूमरेट भी आपको 4 कार्बन का है। मैलेट भी आपका कितना कार्बन का है, 4 कार्बन का है। तो ये फ्यूमरेट और मैलेट ये जो है आपका 4 कार्बन का प्रोडक्ट है। ये जो मैलेट है, अब यहाँ पर बेसिकली क्या होंगे, हाइड्रेशन प्रोसेस होगा और हाइड्रेशन प्रोसेस होगा तो यहाँ पर इंजाइम आएंगे, फ्यूमरेज आएगा, फ्यूमरेट से मैलेट में इंटरचेंज करेगा तो इससे रिलेटेड फ्यूमरेज आएगा। ओके, एज आप जानते हो किसी वर्ड के लास्ट में लगा रहता है तो एज, IN ये सब इंजाइम होते हैं। ओके, तो IN लगा रहता है जिसके लास्ट में तो वो ओल्ड टर्म क्लास नोमेनक्लेचर के रूप में है। ASE लगा रहता है तो ये मॉडर्न के फॉर्म में है, तो आप लोग पढ़े ही होंगे इंजाइम का नोमेनक्लेचर, है ना। अब जनरली हम लोग आगे की ओर बात करते हैं, मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट हम लोग बनाते हैं। ओके, तो मैलेट से हमें क्या बनानी है, मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनानी है। तो मैलेट आपको कितना कार्बन का प्रोडक्ट है, आप देखो यहाँ पर मैलेट आपको 4 कार्बन का प्रोडक्ट आपको दर्शाया गया है। तो मैलेट आपको 4 कार्बन का प्रोडक्ट है, 4 कार्बन का आपका प्रोडक्ट है। तो ये मैलेट आपका रहा, दैट इज 4 कार्बन का प्रोडक्ट। 4 कार्बन प्रोडक्ट ये किस में इंटरचेंज कर जाएगा,
आपको ऑक्जेलो एसीटेट में इंटर कर जाएगा। अब ये किसके किसके प्रेजेंट में आपको डेट इज चेंज होगा, तो ये आपको माइलेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंट में चेंज होगा। ओके, और कौन NAD के प्रेजेंस में आपको एक रिड्यूसिंग पावर आपको NAD प्लस आएगा और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, तब आप ये किस में आपको बदल जाएगा, डेट इज एक रिड्यूसिंग पावर के रूप में बदल जाएगा। तो एक रिड्यूसिंग पावर के रूप में बदलेगा और ये रिड्यूसिंग पावर आपके जनरली क्या होगा, डेट इज NADH2 के रूप में बनेगा। ओके, तो ये आपका NADH2 बन जाएगा। ओके, ये आपका NADH2 बन गया। तो एक NADH2 यहाँ पर बना। जनरली क्रेब साइकिल में, एक क्रेब साइकिल में आपको कितने आपको एक क्रेब साइकिल में कितने रिड्यूसिंग पावर बनते हैं, तो आपको 4 रिड्यूसिंग पावर बनते हैं। 3 NADH2 के रूप में बनते हैं, एक FADH2 के रूप में बनते हैं। तो 3 NADH2 के रूप में बनेगा, और पायरुवेट में कितना NADH2 बना था, आपको लिंक रिएक्शन में एक NADH2 बना था, है ना। आपको ग्लाइकोलाइसिस में कितना NADH2 बना था, एक NADH2 बना था। एक साइकिल ग्लाइकोलाइसिस में तो 2 बना था, 2 गैप से, है ना। तो जनरली तो ये तो 2 बार 2 साइकिल चलेगा ना, 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, तो 3 दूना कितना हो गया, 6। ये भी लिंक रिएक्शन भी कितना बार चला होगा, 2 बार, तो 1 2 जा 2, और प्लस ग्लाइकोलाइसिस में कितना, डेट इज वहाँ भी 2, तो सोचो 2 2 और ये 6, यानी कि टोटल का टोटल 10 आपको NADH2 तैयार होता है, आपको एक ग्लूकोज या फ्रुक्टोज से। ओके, तो ये जनरली जान लो कि एक ग्लूकोज से कितना NADH2 बनता है, तो 10 NADH2 बनता है। 10 रिड्यूसिंग पावर NADH2 के रूप में आपको तैयार होता है। ओके, और कितना प्लस आपको कितना FADH2 कितना बना था, यहाँ पर आपने जनरली देखा होगा नीचे आपने देखा होगा, तो FADH2 बना था। तो एक साइकिल में एक FADH2, एक क्रेब साइकिल में तो 2 FADH2 यहाँ पर जनरली बन करके तैयार होगा। ओके, तो यहाँ पर 2 FADH2 बनेगा। तो और कितने ATP, एक ATP यहाँ, 3 ATP वहाँ। ओके, तो इस तरीके से कितना हम लोग देखेंगे, 2 एक ATP, तो ये 2 साइकिल चलेगा, तो 2 2 2 4, तो 4 आपका क्या, अब इससे कितना ATP, 2 दूना 4 ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, और 10 NADH2 से कितना 10 दिया 30, है ना। और कितना एक ATP अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 ATP बनेगा, और 2 ATP आपको ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट बना था, तो 2 2 कितना हुआ भाई, 4 हो गया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपको ग्लूकोज से कितना ATP बन करके तैयार होगा, 38 ATP। 2 ATP कभी कभी आगे पीछे लिया जाता है लिंक आपको, है ना, इसे 36 to 38 ATP कहा जाता है। हम बताएंगे 36 और 38 ATP का माजरा क्या होता है। ओके, तो डेट इज एक ग्लूकोज से कितने बनते हैं, 36 से 38 ATP, जो 686 किलो कैलोरी के बराबर होते हैं। ओके, चलिए थोड़ी आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब जो है ये जो ऑक्जेलो एसीटेट था, ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट था, ये फिर से इसी तरीके से जैसे ही ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा फिर से ये साइकिल चलती रहेगी। ओके, तो इसमें जो है डायरेक्शनल काफ़ी डायरेक्शन के फॉर्म में अगर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों होते हैं। तो ये आपने क्रेब साइकिल देखा, अब क्रेब साइकिल को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो देखो, तो यहाँ पर जो है डिहाइड्रोजनेशन होगा, 4 बार डिहाइड्रोजनेशन होगा। ये जो है आपको अगर देखा जाए तो इसमें कितने
स्टेप क्रेब साइकिल होते हैं, ये 10 स्टेप क्रेब साइकिल होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सिट्रेट बनेगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम क्या होगा इस प्रोसेस में, देखो सिट्रेट कैसे बनेगा। एसिटाइल कोएंजाइम है, कितना कार्बन का प्रोडक्ट था, 2 कार्बन का प्रोडक्ट था, हमने पढ़ा था। एक ऑक्जेलो एसिडेट कितना कार्बन का प्रोडक्ट था, 4 कार्बन का प्रोडक्ट था जी। यहाँ पर क्या होगा, आपको वाटर जुड़ेगा, वाटर जुड़ेगा तो क्या होगा, हाइड्रेशन प्रोसेस होगा। कौन सा एंजाइम के प्रेजेंट में ये वर्कआउट हुआ, डेट इज सिट्रेट सिंथेटेज के एंजाइम के प्रेजेंट में। आपको बना क्या बाबू, डेट इज सिट्रेट बन गया। सिट्रेट कितना कार्बन का प्रोडक्ट बन गया, 4 और 2 कितना, 6 कार्बन का आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हुआ। ओके, और जो यहाँ पर जो आपको दिया गया था कोएंजाइम, यहाँ पर कोएंजाइम नहीं दर्शाया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये कोएंजाइम आपको बाहर निकल गया, सॉरी नहीं दर्शाया हुआ कि यहाँ पर है एसिटाइल कोएंजाइम में जो ये है। ओके, तो इस तरीके से ये आपको बाहर निकल गया, सिट्रेट प्लस कोएंजाइम ए हो गया। तो ये जो है 2 एसिटाइल कोएंजाइम होगा, इसीलिए पूरा ये दो सिट्रेट बनाएगा। ओके, तो प्रत्येक सिट्रेट आपको क्रेब साइकिल से होकर के गुजरेगी। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर प्रोसेस क्या हुआ। तो आगे की और तो आपको बुक कंटेंट में मैंने बता ही दिया कि पूरा का पूरा क्रेब साइकिल मैंने निचोड़ करके आपको मैंने बता दिया। आपको यहाँ पर क्या था, क्रेब साइकिल टीसीएस साइकिल का ये पूरा का पूरा साइकिल दिया हुआ था। इस तरीके से आप लोग समझ जाएंगे और अच्छी तरीके से आप लोग कंटेंट को, आप इंजाइम को समझेंगे कि किस तरीके से कौन इंजाइम आया, कहाँ कहाँ पर आपको। तो देखो 3 जगह पर NaDH2 बना था। एक आपको एसोसिएटेड से ऑक्जेलोसक्नेट के पास यहाँ पर बना था। एक आपका जो है एक NaDH2 कहाँ पर बना था, अल्फा केटा ग्लूटरेट से सक्नाइल को इंजाइम में चेंज हो रहा था, तो एक NaDH2 यहाँ पर देखो बन रहा है। और एक NaDH2 कहाँ बना था, लास्टली बना था जब मैरिट से ऑक्जेलो एसीटेट में चेंज हो रहा था तब। तो यहाँ पर 3 NaDH2 बने था। एक जो है FADH2 बन रहा था जब फ्यूमरेट बना था तब। ओके, सक्नेट से फ्यूमरेट बना था। एक ATP भी बना था जब सक्नाइल कोएंजाइम इंटरचेंज किया था, सक्नेट में इंटरचेंज किया था, तो आपको एक ATP बने थे। तो इस तरीके से जो आप जो देख रहे हो, तो यहाँ पर देखो एक क्रेब साइकिल में 3 NaDH2, एक FADH2 रिड्यूसिंग पावर के फॉर्म में और प्लस एक ATP एनर्जी के रूप में आपको बन करके तैयार होता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, दूसरे पेज में चलते हैं, है ना। पूरा का पूरा हम लोग ट्रूमैन से देख रहे हैं, ट्रूमैन बुक का कंटेंट देख रहे हैं, काफ़ी मेडिकल के लिए उपयोगी होता है। जो व्यक्ति हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, अपने साथी सहयोगी के पास हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करें। आपको समझ में आ रही है तो उन्हें भी समझ में आएगी, है ना। शेयर करना अच्छी बात है ना। और कमेंट भी कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है, त्रुटि है, डाउट है तो, और लाइक करना ना भूलें। चलिए अब आगे जो है, सिट्रेट तो बन गया था, तो सिट्रेट से आपको सिस सिट्रेट बनेगा। सिस सिट्रेट से आपको क्या बनेगा, डेट इज आपको आइसो सिट्रेट बनेगा। ओके, तो इस तरीके से तैयार होगा। ओके, सिस एकोनिटेट यहाँ पर होगा। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो केस है ना, इस केस में आप देख रहे हो कि सिट्रेट 6 कार्बन का प्रोडक्ट था। कितना कार्बन का प्रोडक्ट था, 6 कार्बन का प्रोडक्ट था, 6 कार्बन का प्रोडक्ट था, 6 कार्बन का प्रोडक्ट आपको एकोनिटेज एंजाइम और फेरस के प्रेजेंस में ये किस में इंटरचेंज कर दिया और वाटर का क्या हो गया, डिहाइड्रोजनेशन हो गया। तो यहाँ पर ये वाटर का डिहाइड्रोजनेशन आप देख ही रहे हो, और ये जो है टू टाइम्स रिएक्शन के फॉर्म में दिया है कि 2 बार क्रेब साइकिल चलेगी तो ऐसा होगा। ओके, उसके बाद सिस एकोनिटेट आपको इसमें इंटरचेंज कर जाएगी, किसमें, आइसोसिट्रेट में इंटरचेंज कर जाएगी। उसके बाद का ये आपको रिएक्शंस दिया हुआ है, तो ये भी मैंने बता दिया था। सिस एकोनिटेट आपको ये भी कितने कार्बन का प्रोडक्ट है, ये भी आपको 6 कार्बन का प्रोडक्ट है। कितने कार्बन का प्रोडक्ट है, तो 6 कार्बन का प्रोडक्ट है सिस एकोनिटेट। ये भी 6 कार्बन का प्रोडक्ट है, और ये भी आपको सिस जो बनने वाला है वो भी प्रोडक्ट कितना कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, ये भी 6 कार्बन का ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपको ये एकोनिटेज यहाँ भी एंजाइम ऐड करता है, वही आपको वही आयन यहाँ भी ऐड करता है, और ये आप जानते हो कि 2 बार साइकिल चलेगी। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा क्या
कि आपको सिट्रेट से आपको आइसोसिट्रेट कैसे बन रहा था। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लूटरेट। तो आइसोसिट्रेट से अब अल्फा कीटोग्लूटरेट तक का हम लोग चलेंगे, बात करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट में क्या होता है, तो यहाँ पर देखो कि इसमें दिया हुआ है कि देखो ये देखो यही आपको दिया हुआ है, पूरा का पूरा कंटेंट आपको थियोरेटिकली में दिया हुआ कि आइसोसिट्रेट, आपको आइसोसिट्रेट से जब ऑक्जेलोसकनेट बना तो यहाँ पर क्या क्या है, आइसोसिट्रेट और एक NAD+। ओके, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज इंजाइम, इसके लिए इंजाइम आएगी, जानते हो कि कोई भी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए उसके रिलेटेड इंजाइम आती है। मैंगनीज आयन के प्रेजेंस में आपको क्या हो गया कि यहाँ पर ऑक्जेलोसकनेट, ये आइसोसिट्रेट कितना कार्बन का प्रोडक्ट था, 6 कार्बन का प्रोडक्ट था बाबू। अब जो है यहाँ पर ऑक्जेलोसकनेट बनाएगा, ऑक्जेलोसकनेट भी आपको कितने कार्बन का प्रोडक्ट रहेगा, 6 कार्बन का प्रोडक्ट रहेगा। जब भी कार्बन का नंबर तभी घटेगा जब कार्बोक्सिलेशन होगा। ओके, डिकार्बोक्सिलेशन होगा। ओके, तो ये 6 कार्बन का प्रोडक्ट है। तो NAD आया, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, आपका क्या बन जाएगा, NADH2 बन जाएगा। इसे पूरा का पूरा NADH2 कहेंगे, NADH+ H+ को क्या कहेंगे आपको, डेट इज NADH2 कहेंगे। तो इस तरीके से आपको डेट इज ऑक्जेलोसकनेट बना अभी। ओके, अब ऑक्जेलोसकनेट जब बन करके तैयार हो गया तो अब अल्फा केटाग्लूटरेट बनेगा। तो अल्फा केटाग्लूटरेट जब बनेगा तो यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगा। ओके, डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगा तो आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका डेट इज बाहर निकल जाएगा। ओके, तो इस प्रोसेस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड आपको बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर देख ही रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ऑक्जेलोसकनेट कितना कार्बन का प्रोडक्ट था भाई, ये आपको डेट इज 6 कार्बन का प्रोडक्ट था। कितना कार्बन का प्रोडक्ट था, ये आपको 6 कार्बन का प्रोडक्ट था। ये आपको 6 कार्बन का प्रोडक्ट, आपको कितना कार्बन का प्रोडक्ट, अल्फा कीटोग्लूटरेट। अल्फा का मतलब अल्फा साइड पे आपको कीटोग्लूटरेट ग्लूटारेट तैयार होगा। ओके, एक कार्बन निकल जाएगा, तो इसीलिए ये जो है कितना 5 कार्बन का प्रोडक्ट तैयार होगा। पूछा जाता है कि अल्फा कीटोग्लूटरेट कितना कार्बन का होता है, एसिटाइल कोएंजाइम कितना कार्बन का होता है, ये सब पूछी जाती है। सिट्रेट कितना का होता है, ये सब पूछी जाती है, इसीलिए मैं ज़्यादा दबाव दे रहा हूँ क्रेब साइकिल में। ओके, तो प्रत्येक में पूछी जाती है, ग्लाइकोलाइसिस में भी पूछी जाती है, गैप कितना का होता है, ढाप कितना का होता है, ये सब जो 3 कार्बन के होते हैं ना, ये बाकी जितने भी होते हैं, पायरुविक एसिड 2 कार्बन का होता है, ये सब पूछे जाते हैं कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, आइसोसिट्रेट आपको ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस एंजाइम के प्रेजेंट में जो दिया हुआ है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज और मैंगनीज आयन के प्रेजेंस में ये कार्यकलाप होता है। ये जो है ये ट्रांसिएंट ऑक्जेलोसकनेट इज फॉर्म एंड इंटरमीडिएट, तो आपको ऑक्जेलोसकनेट आपको इंटरमीडिएट के रूप में बनते हैं। ओके, इट अंडरगो डिकार्बोक्सिलेशन, उसके बाद डिकार्बोक्सिलेशन होता है तो जाकर के आपको 5 कार्बन का प्रोडक्ट बन जाता है और उसे क्या कहा जाता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट कहा जाता है। और अल्फा कीटोग्लूटरेट का हो या तो 2 ऑक्सो ग्लूटारेट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर क्या होती है कि रिड्यूसिंग पावर्स के रूप में क्या हो जाती है, यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, तो इतना मैं जान गया। अब उसके बाद है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोनेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट। अब जो बना वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा डिकार्बोनेशन के रूप में। तो आपने पढ़ा था कि डिकार्बोक्सिलेशन 2 बार होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 2 बार रेगुलरली निकलती है ना। डिहाइड्रोजनेशन 4 बार होती है आपको क्रेब साइकिल में, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो अब ये हमें समझनी है। अब इस बात पर हम लोग गौर करते हैं। चलिए, अब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट हम लोग समझते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ये थर्ड ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन पूरा का पूरा अगर देखो ग्लूकोज से जब बनता है तो तीसरा टाइम्स ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। एक टाइम्स तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला था आपको लिंक रिएक्शन गेटवे रिएक्शंस में, ट्रांजिशन रिएक्शन में। ओके, और 2 आपको निकलता है आपको क्रेब साइकिल में। तो ये तीसरा लास्टली है। ओके, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जब निकल रहा है क्रेब साइकिल में। तो अल्फा कीटोग्लूटरेट आपको जब इंटरचेंज हो जाता है सेकेनाइल कोएंजाइम में तो आपको यहाँ से क्या हो जाती है, ये आपको 1 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देती है। ये जो प्रोडक्ट रहता है कितना कार्बन का प्रोडक्ट रहता है, 5 कार्बन का आपका प्रोडक्ट रहता है। तो ये 5 कार्बन का प्रोडक्ट जो है 1 कार्बन डाइऑक्साइड आपको रिमूवल कर देता है, ये 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देता है। तब आपको जो है
5 कार्बन का प्रोडक्ट एक कार्बन बाहर निकाल दिया, तो ये जो प्रोडक्ट जो बनने वाला रहता है सक्नाइल कोएंजाइम कितना कार्बन का रहता है, अल्फा केटोग्लूटारेट के बाद जितने भी होते हैं सक्नाइल कोएंजाइम, सक्रेंट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सीजिलेट, जितने भी आप पढ़ोगे डेट इज 4 कार्बन के होते हैं। ओके, तो ये किसके प्रेजेंस में कोएंजाइम ANAD प्लस, वही एंजाइम अल्फा केटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज TPP का मतलब थायमिन पायरोफॉस्फेट होता है। ओके, लिपोइक एसिड, मैग्नीशियम आयन, ये सब के प्रेजेंस में आपको डेट इज आपको क्या करते हैं, ये सब एजेंट के प्रेजेंट में आपको डेट इज किस में चेंज हो जाते हैं, डेट इज सक्नाइल कोएंजाइम में इंटरचेंज हो जाता है, अल्फा केटोग्लूटारेट आपको से इंटरचेंज कर जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, इसीलिए ये प्रोसेस डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कहलाया, और यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर भी बना, इसीलिए ऑक्सीडेटिव कहलाया। तो इसीलिए कहेंगे पूरा को दोनों को मिलाकर के ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के नाम से हम लोग जानेंगे। ओके, अब हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। ये 5वां जो प्रोसेस है, यहाँ पर सक्नाइल कोएंजाइम जो यहाँ पर बन चुका है, कोएंजाइम आएगा, कोएंजाइम ASH आता है। तो अब जो है सक्नाइल कोएंजाइम से सक्नेट जब बनता है, तो मैंने बताया था क्रेब साइकिल में, तो यहाँ पर जो प्रोसेस में क्या होती है, तो यहाँ पर हमें देखनी है। तो अब सक्नाइल कोएंजाइम से क्या बनना है, कन्वर्सन ऑफ सक्नाइल कोएंजाइम टू सक्नेट, है ना। तो सक्नाइल कोएंजाइम से सक्नेट बनेगा। अब ये भी 4 कार्बन का प्रोडक्ट है, ये भी 4 कार्बन का प्रोडक्ट है भाई, दोनों का दोनों 4 कार्बन का प्रोडक्ट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर नहीं निकला होगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हम लोग कह नहीं सकते हैं। तो ये भी 4 कार्बन का प्रोडक्ट है, दोनों आपको कितने कार्बन के प्रोडक्ट है, 4 कार्बन प्रोडक्ट है। यहाँ पर GDP ADP, जो देखो GDP जो एनिमल के लिए आते हैं, ये एनिमल सेल्स में ऐसा होता है, ADP जो है आपको डेट इज प्लांट सेल्स में होते हैं। ओके, तो ये बात है। अब GDP जब आएगा तो GDP आपको GDP में इंटरचेंज होता है, और ADP जो है आपको किस में इंटरचेंज होता है, ATP में इंटरचेंज होता है। ओके, तो इस तरीके से अब जो है यहाँ पर देखो, तो यहाँ का पूरा रिएक्शंस में देखो तो क्या है, ये अलग है, ये भाई साहब अलग है ना, इसे अलग समझो, है ना। तो अब इतना पूरा देखो, ऊपर में देखो, तो हम यहाँ पर सक्नाइल कोएंजाइम 4 कार्बन का प्रोडक्ट है, ये आपको GDP ग्वानोसिन है ना, यहाँ पर एडिनोसिन है, ये ग्वानोसिन जो नाइट्रोजन बेस में अंतर खा जाता है ना, तो ग्वानोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट आपको एक इनऑर्गेनिक, है ना, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, तो डेट इज ये किस में इंटरचेंज करेंगे आपको, डेट इज इस तरीके से 2 फॉस्फेट और एक फॉस्फेट मिलकर के 3 फॉस्फेट बना देंगे नाइट्रोजन बेस के साथ, सुअर के साथ। ओके, तो आपका GDP और ATP, अगर GDP रहेगा और इनऑर्गेनिक तो GTP बनाएंगे, और ADP रहेंगे तो वही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ क्या बनाएंगे, डेट इज ATP आपको जनरेट करेगा। और यहाँ पर जो आपका डेट इज जो इंजाइम आएगा, बेहतरीन तरीके से देखेंगे तो इंजाइम जो आएगी डेट इज, तो सक्नाइल कोएंजाइम आएगी। सक्नाइल कोएंजाइम देखो यहाँ पर जो इंजाइम है डेट इज सक्नाइल कोएंजाइम सिंथेटेज आएगी, क्योंकि सक्नाइल कोएंजाइम A सिंथेटेज आएगी, क्योंकि कोएंजाइम बनाना है तो इसीलिए कोएंजाइम A सिंथेटेज आया। ये नहीं कि सक्नाइल कोएंजाइम तैयार किया इसलिए सक्नाइल कोएंजाइम सिंथेटेज समझिए, यहाँ पर कोएंजाइम A तैयार किया, बनाया, है ना, यहाँ पर निकाल दिया कोएंजाइम को, बना दिया, है ना, कोएंजाइम को हटा दिया, रिमूव कर दिया। ओके, प्रोडक्ट से, खुद के प्रोडक्ट से। तो डेट इज आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब लिखा हुआ है कि जो कपलिंग फैक्टर, तो सक्नाइल कोएंजाइम इज एक्टेड अपॉन बाय द एंजाइम, जो लिखा हुआ है, कोएंजाइम A सिंथेटेज थायोकाइनेज टू फॉर्म सक्नेट, तो यहाँ पर थायोकाइनेज आता है ना, सक्नेट में इंटरचेंज कर देता है एंजाइम जो है यहाँ पर थायोकाइनेज। अब द रिएक्शन रिलीजेज सफिशिएंट एनर्जी टू फॉर्म ATP, तो ये एनर्जी जो है रिलीज करता है आप किस फॉर्म में, आपको ATP प्लांट्स में, और GDP किस में, एनिमल में। GDP जो है कपलिंग रिएक्शंस के दौरान ये आपको ATP में इंटरचेंज कर जाते हैं, और यही जो आपका है भाई, ये आपका कपलिंग रिएक्शंस है। कपलिंग रिएक्शंस में देखो कि इस तरीके से क्या होता है, GDP आपको किस तरीके से आपको ATP में इंटरचेंज होते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये कपलिंग रिएक्शंस कहलाती है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब है
कि जो सकनेट बना है 4 कार्बन का, जो प्रोडक्ट बन करके जो तैयार था, सकनाल का एंजाइम भी 4 कार्बन का था, ये भी 4 कार्बन का। अब आगे की ओर बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होता है कि सकनेट डिहाइड्रोजिनेज आते हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होता है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, तो यहाँ पर क्या होती है, सकनेट से फ्यूमरेट बनता है। सकनेट से क्या बनता है, सकनेट से फ्यूमरेट बनता है। सकनेट भी 4 कार्बन का प्रोडक्ट है, तो सकनेट भी कितना कार्बन का प्रोडक्ट है, 4 कार्बन का प्रोडक्ट है। ये भी 4 कार्बन का प्रोडक्ट है भाई, सकनेट भी। और फ्यूमरेट भी कितने कार्बन का प्रोडक्ट है, ये भी 4 कार्बन का प्रोडक्ट है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि डेट इज दोनों 4 कार्बन का ही प्रोडक्ट है। सब इस तरीके से फिर से करनी पड़ेगी। चलिए, अब जो यहाँ पर जो एक रिड्यूसिंग पावर बनते हैं, तो पूछा जाता है कि रिड्यूसिंग पावर FADH2 कहाँ पर जनरेट होता है। तो सकनेट से जब भी फ्यूमरेट में बनेगा तो वहाँ पर रिड्यूसिंग पावर के रूप में जनरेट होते हैं। ओके, FADH2 फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजनेज के रूप में। ओके, इस तरीके से जहाँ पर भी हाइड्रोजनेज होते हैं, डिहाइड्रोजनेज होते हैं, ओके, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होता है। तो 4 बार आपको रिड्यूसिंग पावर बनेंगे तो 4 बार ऑक्सीडेशन होगा ना, तो 4 बार डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस होगा ना। तो यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है। तो सकनेट जो है आपको डिहाइड्रोजनेज करता है, तब आपको क्या बनाता है, फ्यूमरेट में इंटरचेंज होता है। तो यहाँ पर जो इंजाइम आते हैं, मेम्ब्रेन बेस्ड इंजाइम आते हैं, और उस मेम्ब्रेन बेस्ड इंजाइम को सकनेट डिहाइड्रोजनेज करते हैं, और जा करके रिड्यूसिंग पावर के रूप में आप क्या बनाते हैं, FADH2 बनाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, है ना। तो ये तैयार होते हैं। अब जो फ्यूमरेट बना, तो फ्यूमरेट अब मैलेट में इंटरचेंज होगा। ओके, तो फ्यूमरेट आगे की और उसी तरीके से हाइड्रोजन फ्यूमरेट का हाइड्रेशन होगा, फ्यूमरेट के साथ वाटर जुड़ेगा और क्या बनाएगा, मैलेट बनाएगा। यही लिखा है, फ्यूमरेट टू फॉर्म मैलेट, है ना। और इसको फ्यूमरेट जब मैलेट में इंटरचेंज होगा तो फ्यूमरेट से रिलेटेड आएगा फ्यूमरेज आएगा। फ्यूमरेज इंजाइम यहाँ पर एक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फ्यूमरेज इंजाइम, ये हमेशा ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये 7वां नंबर हमने देखा, ये लास्ट है इस पेज का। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है, इतना ही है ना। ये लास्ट पेज अप है और यहाँ तक मैं पूरा हम लोग समझ जाएंगे क्रेब्स साइकिल। तो ये फ्यूमरेट 4 कार्बन का जो प्रोडक्ट रहा आपका, और मैलेट भी आपका कितना कार्बन का प्रोडक्ट बनाएगा जनरली, डैट इज 4 कार्बन का प्रोडक्ट तो बना ही, 4 कार्बन का ही प्रोडक्ट में इंटरचेंज होगा। कि ये भी 4 कार्बन का है। आपको हाइड्रेशन हुआ, हाइड्रेशन का मतलब वाटर जुड़ा, और फ्यूमरेज इंजाइम के प्रेजेंस में ये देखो, ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैलेट बन करके तैयार हो गया। मैलेट जो बना मैलिक एसिड के रूप में, है ना, वो कह सकते 4 कार्बन का ये प्रोडक्ट बना। ओके, तो इस तरीके से 2 फ्यूमरेट बन करके, तो एक क्रेब्स साइकिल में हम लोग चल रहे हैं। तो क्योंकि दो एसिटाइल एंजाइम है, एक एसिटाइल एंजाइम तो एक ही क्रेब्स साइकिल को रन अप करेगी, है ना, ऑक्सिलो एसिटेट के साथ जुड़ करके। तो दूसरा जो है एसिटाइल एंजाइम, दूसरा क्रेब्स साइकिल, तो जब भी आपको एक सुक्रोज में अगर कहा जाएगा कि एक सुक्रोज का जो प्रोडक्ट है, एक सुक्रोज का जो प्रोडक्ट है, यानी कि ग्लूकोज और एक क्या है आपका, डैट इज फ्रुक्टोज है। तो डैट इज उसके लिए कितना आपको क्रेब साइकिल चलती है, तो 2 क्रेब साइकिल्स आपको चलती है। सुक्रोज के लिए नहीं भाई, सुक्रोज के लिए तो गलत हो जाएगा, ग्लूकोज के लिए। ओके, तो एक ग्लूकोज के लिए कितना क्रेब साइकिल चलती है, तो 2 क्रेब साइकिल चलती है। ओके, और सुक्रोज के लिए कहेगा तो 2 गुना कर दो, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेड बाय NADP+। ओके, तो यहाँ पर NAD फॉस्फेट रहेगा तो फॉस्फेट दिया है, फॉस्फेट नहीं रहेगा तो NAD दिया है। ओके, इसीलिए दोनों में से कोई भी रहेगा। ओके, तो मैलेट प्लस NADP अब यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा। लास्ट नंबर प्रोसेस है ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट का, है ना। तो मैलेट बना चुका था। तो अब यहाँ पर जो है मैलेट डिहाइड्रोजनेज इंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा, मैलेट जो है इंटरचेंज हो जाएगा, 4 कार्बन का प्रोडक्ट जो है लास्टली जो इंटरचेंज हो जाएगी,
और आपको ऑक्जेलो एसीटेट बना देगा, और ये ऑक्जेलो एसीटेट बन करके तैयार होगा। और ये ऑक्जेलो एसीटेट बन करके तैयार हो गया, और NAD आपको NADH2 में बदल जाएंगे, और NADP रहेंगे तो NADPH2 में बदल जाएंगे इस तरीके से। और ये ऑक्जेलो एसीटेट आपका लास्ट प्रोडक्ट बना क्रेब साइकिल का, और ये लास्ट प्रोडक्ट जो ऑक्जेलो एसीटेट जो बना, और अगले क्रेब साइकिल के लिए आपको एसिटाइल कोएंजाइम के साथ ये क्या कर जाएगा, चलने में क्या होगा, सहायता करेगा। ओके, तो इस तरीके से ये मदद करेगा ताकि आपको डेट इज क्रेब साइकिल चल सके। तो इस तरीके से ऑक्जेलो एसीटेट बन करके तैयार हो गया। ऑक्जेलो एसीटेट तक बनने में आपको डेट इज कितने, 3 NADH2, एक FADH2 और एक ATP एक क्रेब साइकिल में इतना तैयार हुआ। ओके, अब ध्यान देने वाली योग्य जो बातें हैं जो गौर कीजिए। अब पूरा का पूरा लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल और पूरा का पूरा जितना भी ग्लूकोज से जो बना, जो रिएक्शंस दिया, एक पायरुविक एसिड से लेकर के जितना क्रेब साइकिल तक बना वो प्रोडक्ट, और एक ग्लाइकोलाइसिस मतलब कि ग्लूकोज से जितना आपको क्रेब साइकिल तक जितना प्रोडक्ट बना वो आपको उसके बारे में जाननी है। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। तो यहाँ पर देखो जो दिया हुआ है, तो ऑक्जेलो एस्टेट पिकअप अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एक्टिवेटेड एसीटेट टू रिपीट द साइकिल। और यही ऑक्जेलो एसीटेट क्या करेंगे, रिपीट करेगा साइकिल को, है ना। तो एक्टिवेट करेगा और ये जुड़ जाएगा किससे भाई, ये एस्टाइल कोएंजाइम से जुड़ जाएगा और कंटिन्यू करेगा क्रेब साइकिल को, दूसरे क्रेब साइकिल को। तो ए मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है और कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, तो कितना 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ज़रूर है, एक लिंक रिएक्शन में निकालता है भाई और 2 क्रेब साइकिल में। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद तो ऐसा होता ही है कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। ओके, 1 प्री क्रेब साइकिल। तो प्री क्रेब साइकिल का मतलब जानते हो, प्री क्रेब साइकिल का मतलब लिंक रिएक्शन के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना, प्री क्रेब साइकिल का मतलब ग्लाइकोलाइसिस भी हो जाएगा, लिंक रिएक्शन। तो आप जानते हो ग्लाइकोलाइसिस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिंक रिएक्शन बनती है। ओके, डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर का निकलना। और क्रेब साइकिल में कितना डिकार्बोक्सिलेशन होती है, 2 टाइम्स होती है, 2 टाइम्स होती है। आप पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, अब हमें आगे की ओर बढ़नी है। तो अब ये जो देखनी है ये बड़ा वाला, आप तो जान रहे हो कि रिएक्शन से डरिए नहीं, काफ़ी इजी है, बहुत बहुत इजी है। ओके, चलो हम लोग देखते हैं ये रिएक्शंस में आखिर क्या हो रहा है। कि इस रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो इस रिएक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं, इस रिएक्शंस में आखिर कहाँ पे क्या हो रहा है। देखो पायरुविक एसिड था, 3 कार्बन का था, 3 कार्बन से 3 कार्बन बना। ओके, एक पायरुविक एसिड कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं जी, आप जानते हो। प्रोडक्ट भी कितना कार्बन बना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया पूरा, 3 कार्बन, है ना, हवा में निकल गया। अब जो है यहाँ पर जो रिड्यूसिंग पावर जो बना, रिड्यूसिंग पावर 4 NADH और एक FADH, और जनरली जो एनर्जी बना ये किससे बना, रिड्यूसिंग 4 NAD प्लस और FAD, वहाँ पर वाटर जुड़े, 2 बार हाइड्रेशन हुआ नेट गेन, तो तब जा कर के आपको, और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहाँ पर तब जा कर के ATP बना। ओके, तो ये तो 2 ADP ऐसा हुआ, सॉरी, आपको कितना ATP बनेगा पायरुविक एसिड से आपको क्रेब साइकिल तक में, तो एक ही ATP बनता है ना, तो एक ATP आपको एक ATP बना, है ना। तो ये 2 टाइम्स आपको, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड तैयार होता है ना ग्लाइकोलाइसिस में, तो 2 टाइम्स ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो है लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल 2 बार घूमेगा। ओके, तो 4 NAD प्लस है और एक FAD है, तो 4 NAD से 4 रिड्यूसिंग पावर के रूप में आपको क्या बन जाएंगे, NADH2 बन जाएंगे। कलर दूसरा ले लेते हैं, चलिए कलर यही अच्छा है, तो 4 NADH2 बना आपका भाई।
ना, समझने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। एक FAD से एक FADH2 बन गया, वेरी सिंपल। आपको एक ADP से एक ATP बन गया, मैकेनिज्म समझो। 3 कार्बन का प्रोडक्ट था आपका पायरुविक एसिड, 3 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया जी। पूरा का पूरा मैकेनिज्म इक्विलिब्रियम हो गया। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे नहीं दिया हुआ, बहुत सारे एंजाइम भी आए थे। ओके, तो छोड़ो, जनरली इतना आपको दिखा दिया है, आपको पायरुविक एसिड से ये बना दिया है। अब ग्लूकोज से बात करेंगे कि क्या क्या हुआ। ग्लूकोज से कितना आपको ATP बना, NADH2 बना, FADH2 बना। तो सिंपली आपको यही दिखाना है कि ग्लूकोज से जब भी आपको बनाना रहे क्या, तो सिंपली देखो कैसे लिखते हैं रिएक्शंस। जैसे यहाँ पर पायरुविक एसिड था, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, तो पायरुविक एसिड से क्रेब साइकिल तक में कितने कितने बना, तो वो सब लिख दो इधर पहले। और ये किससे बना होगा, तो 4NAD प्लस H से। ओके, तो इधर लिख देना है। ये किससे बना होगा, FAD प्लस H से, तो यहाँ लिख देना है। ये आयन कहाँ से आया, हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया, ये वाटर से आया। ओके, अब ATP किससे बना, एक ATP, तो एक ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिख दो। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप रिएक्शंस लिख सकते हो, काफ़ी इजी रहेगी। अब देखो है यहाँ पर ग्लूकोज से आपको पूरा का पूरा कितने नेट प्रोडक्ट बना, आपको जो हमें जाननी है। पूरा का पूरा कॉमन पाथवे में, ये पूरा का पूरा कॉमन पाथवे दिया हुआ है। एक जो ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज से 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकले। ग्लूकोज भी कितना कार्बन का था, ग्लूकोज भी आप जानते ही हो, सभी लोग जानते हैं 6 कार्बन का ये प्रोडक्ट होता है। कितने कार्बन के प्रोडक्ट होते हैं, 6 कार्बन के आपको क्या होते हैं, ये प्रोडक्ट होते हैं। पूरा जो है ग्लूकोज से आपको पूरा क्रेब साइकिल तक में, ग्लूकोज में तो 2 ATP बना था, लिंक रिएक्शन में तो एक भी नहीं, और एक आपको क्रेब साइकिल में, और तो क्रेब साइकिल 2 बार मूव किया, तो यानी कि 2 क्रेब साइकिल में सिर्फ ATP, तो 2 ATP, और ग्लाइकोलाइसिस का तो 2 4 ATP बन करके तैयार हुआ। तो NADH2 कितना जनरेट हुआ था ग्लाइकोलाइसिस में, 2। लिंक रिएक्शन में कितना भाई, 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, तो 2 NADH2 वहाँ पर भी बना था। क्रेब साइकिल में कितना NADH2 बना, तो 3 बना था, तब 2 बार, यानी कि 2 बार मूव करेगा क्रेब साइकिल, तो एसिटाइल कोएंजाइम के लिए तो 3 दूना 6, यानी कि पूरा का पूरा 10 NADH2 आपको जनरेट हुआ, तो 10 NADH2 जनरेट हुआ। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ 10 NADH2। ओके, H प्लस H अलग लिख दिया गया है, तो 10H इस तरीके से। अब FADH कितना बना, एक क्रेब साइकिल में एक FADH, तो 2 एसिटाइल को एंजाइम, एक एसिटाइल को एंजाइम जब क्रेब साइकिल घुमा, एक एसिटाइल को एंजाइम के लिए तो एक FAD, 2 एसिटाइल को एंजाइम आपको 2 पायरुविक एसिड से बना था। ओके, तो आपको 2 FAD आपको जनरेट हुआ क्रेब साइकिल में, 2 क्रेब साइकिल में, तो 2 क्रेब साइकिल में आपको, तो इस तरीके से 2 FAD इंटरचेंज हो गया 2 FADH2 में। अब देखो जनरली कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ रिलीज हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है डेट इज 2 टाइम्स आपको कहाँ पर हुए थे भाई, क्रेब साइकिल में, और उसके पहले एक आपको डेट इज लिंक रिएक्शन में। तो ये भी एक पायरुविक एसिड से ना हुआ था, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा ये, और कितना, और क्रेब साइकिल में भी तो 2 बार घूमेगा ना, 2 एसिटाइल कोएंजाइम के लिए, तो 2 कितना हुआ, 4, और 4 2 6। तो इस तरीके से ये आपका कितना कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, 6 CO2। ये CO2 की मैंने बात किया, ये मैंने किसके लिए बात किया था, NaDH2 के बारे में। ओके, तो इस तरीके से अब देखिए पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया है ना। यहाँ पर देखो
पूरा का पूरा आप देखो इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इक्वेशन बैलेंस हो गया, पूरा अच्छा तरीके से देख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से मैंने समझा क्रेब्स साइकिल लिंक रिएक्शन क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो कॉमन पाथवे था आपको एरोबिक रेस्पिरेशंस का, तो आपको लिंक रिएक्शन चला ग्लाइकोलाइसिस के बाद। और लिंक रिएक्शंस के बाद तुरंत फॉलो हुआ उससे कनेक्टिंग कौन था, आपको क्रेब्स साइकिल था। और क्रेब्स साइकिल जो रिड्यूसिंग पावर है, ये डायरेक्टली ये NADH2 आपको, और ये यानी कि ये NADH2 जो बने, है ना, क्रेब्स साइकिल में, तो ये ATP में चेंज कहाँ होंगे, ये जो है ETS में इंटरचेंज होगा, ETS। तो आप पढ़ोगे ETS, तो हम अगले भाग में ETS लेकर के आएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अलग आपको क्या होगा, डेट इज वीडियो होगा, है ना। तो क्रेब्स साइकिल आपने अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो डैट इज़ काफ़ी एडवांस, आपने अच्छे तरीके से पूरे अच्छे तरीके से क्रेब्स साइकिल समझ गए। हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए, अगली बार मिलेंगे, है ना। धन्यवाद। तो इस तरीके से आपको काफ़ी अच्छी महसूस हुई होगी कि क्रेब्स साइकिल मैंने समझ गया।